तो लास्ट चिल्ड्रन हमने सेकेंडरी डेटा के सोर्सेज पढ़ने स्टार्ट किए थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और हमने इसमें पब्लिश्ड सोर्सेज पढ़ लिया था कि भाई जो इंफॉर्मेशन कहीं से छापी जाती है, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पब्लिश्ड सोर्सेज में आई टोल्ड अबाउट ऑफिशियल गवर्नमेंट सोर्सेज, सेमी गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस, एंड देन वी वर टू स्टार्ट विद दिस चिल्ड्रन कॉल्ड एज रिपोर्ट्स ऑफ कमिटीज एंड कमीशंस। अब कमीशन का मतलब वो एक्सपेंस अकाउंटेंसी वाला मत समझ लीजिएगा। कमेटी और कमीशन होती कौन सी है? मान लीजिए बच्चों एनईपी 2020 की बात करते हैं, तो इट इज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी और न्यू एजुकेशन पॉलिसी। व्हाट इज एनईपी 2020 चिल्ड्रन? न्यू एजुकेशन पॉलिसी। कोई न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई नहीं 2020 में। तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब बनी तो इसके पहले बहुत ढेर सारी बातें की गई, बहुत रिसर्च वगैरह हुआ, बहुत लिटरेचर तैयार हुआ। तो किसने किया? क्या मैंने और आपने किया? नो। ये सारा का सारा रिसर्च और लिटरेचर कुछ ग्रुप ऑफ लोगों ने तैयार किया होगा। जब उन्होंने अपनी फाइनल रिपोर्ट बनाई, वो रिपोर्ट हमारे एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जो ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री में आता है चिल्ड्रन, या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में आता है, उन्होंने इनको जिम्मेदारी दी कि आप इस पूरी रिपोर्ट को बहुत ध्यान से देखिए और अपनी राय इस पे दीजिए। तो उन्होंने बोला नहीं, रिपोर्ट तो एकदम ठीक बनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी मोटी जो चीजें प्लस माइनस थी दैट वी हैव डन। तो वी प्रपोज कि भाई इंडिया में एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा सा रिफॉर्म लाने की जरूरत है, थोड़ा डायनेमिक्स लाने की जरूरत है, थोड़ा चेंज करने की जरूरत है, तो हम इसको चेंज करेंगे। तो एनसीईआरटी के कहने पे काफी फिर मीटिंग्स डिस्कशंस हुई और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लॉन्च कर दी गई। बट इसके पहले जिन ग्रुप ऑफ लोगों ने इनके बारे में काफी बातचीत की चिल्ड्रन, उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट्स दी उसको भी आप पब्लिश्ड डेटा ही बोलते हैं। लॉजिक समझ में आ गया? एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, नाम तो सबने सुना होगा। ये इंडिया में काम कर रहे हैं बहुत पहले से चल रहे हैं। बट जब 1990s के आसपास पता लगा कि इनके ब्रोकर्स कैसे पब्लिक को चीट करते थे, मुंबई में स्टॉक एक्सचेंज हुआ करता था। मान लीजिए लखनऊ में कोई इंसान ब्रोकर के पास पहुंचे और कहे कि भाई मेरे को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर खरीदना है। अब ब्रोकर सीधे बात करता था मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में टेलीफोन लैंडलाइन से, उस समय मोबाइल नहीं हुआ करते थे। अब वहां पे पता लगा, बताया जा रहा है एसबीआई का शेयर 15 रुपए का है। अब ब्रोकर के कान में 15 रुपए आवाज आई, बट क्लाइंट को तो ये बात पता ही नहीं है। वो क्लाइंट को बता रहे कि शेयर 35 रुपए का है। तो एक शेयर के बदले 2-2.5 गुना पैसा हमने आपसे ले लिया। तो ये रैम्पेंट प्रॉफिट मेकिंग, चोरी चकारी खूब होती थी। तो फिर एक कमेटी बनाई गई जिसने इस बात को स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद गवर्नमेंट को समझ में आया कि हमें ऑनलाइन ट्रेडिंग एज सजेस्टेड बाय नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ही करनी चाहिए, नहीं तो इन्वेस्टर्स का सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा। वैसे ही जब ये जीएसटी इंपोज हुआ चिल्ड्रन, काफी बातचीत हुई, रिसर्च हुई एंड ऑल दैट, और हर 3-3 6-6 महीने पे जीएसटी काउंसिल जो गवर्नमेंट का है उसकी मीटिंग होती है। उसमें देखते हैं कि किन चीजों पे 28% स्लैब रेट टैक्स का है, उसको हटा के 18% कर दो। या किसी पे अगर 5% है बट और टैक्स की जरूरत है तो उसको 12 वाली कैटेगरी के अंदर ले आओ। कोई 12 वाली कैटेगरी में है और टैक्स की जरूरत है गवर्नमेंट को, तो उसको 18 वाली में ले जाओ। कोई 28 वाली में है बट ज्यादा टैक्स की जरूरत नहीं है, चलो उसको 18 वाली पे शिफ्ट कर दो। अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो ये कमेटीज जो होती है अपनी रिपोर्ट बना के देती हैं, तो इसको भी पब्लिश किया जाता है। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज पब्लिश्ड डेटा। समझ में आई बात? समझ में आई बात? चलिए। अब यहां पे आपको नरसिम्हा कमेटी या पे कमीशन रिपोर्ट, सर ये नरसिम्हा कमेटी या पे कमीशन रिपोर्ट क्या होती है? हर 10 साल में इंडिया में बच्चों जो एम्प्लॉइज वगैरह होते हैं गवर्नमेंट या प्राइवेट, उनकी सैलरी के अपग्रेडेशन की बात होती है कि कितने प्रतिशत सैलरी बढ़ाई जाए। तो सर ये कैसे पता लगता है? अगर आपको याद हो, मैंने आपको किसी जमाने में एक एग्जाम्पल दिया था इंडेक्स नंबर का, जिससे हम मेजर करते हैं कि कंट्री में प्राइसेस का चेंज कितना है, एंड दैट टेल्स अस व्हाट चिल्ड्रन? इन्फ्लेशन। तो ये सारी रिपोर्ट्स वगैरह के हिसाब से अगर पता लगे कि इन्फ्लेशन अराउंड 8% टू 11% है, तो भाई सैलरी कम से कम 15% बढ़ाई जाए। क्योंकि अगर आप 10% सैलरी बढ़ाएंगे, जितनी सैलरी बढ़ाएंगे उतनी तो महंगाई बढ़ गई, तो एम्प्लॉय को क्या कुछ पैसे बचे? बच्चों नहीं बचे। तो ये सब रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं। देयर आफ्टर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स की रिपोर्ट्स, जैसे सर ICAR, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च, इन्होंने पिछले 10 साल का डेटा कलेक्ट किया ऑन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड फार्मर्स सुसाइड।
और इन्होंने रिपोर्ट में एक चीज देखी कि जब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बहुत कम होता है तो फार्मर का सुसाइड बढ़ जाता है। और इनकी रिपोर्ट के बेसिस पे बात ये आई कि कैसे फार्मर्स को सुसाइड करने से रोकें। तो आउटकम आया क्रॉप इंश्योरेंस करा लेते हैं कि अगर फसल खराब भी हो गई कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, हु विल बेयर द बर्डन? गवर्नमेंट तो बेयर करेगी, बट गवर्नमेंट अपनी जेब से पैसा नहीं देगी। क्रॉप इंश्योरेंस करा लिया है तो लॉस कौन झेलेगा बच्चों? बैंक क्यों झेलेगा भाई? इंश्योरेंस बैंक करता है क्या? इंश्योरेंस कंपनी। फार्मर को अपने फार्म लैंड पे 1 रुपी पर लेटस से हेक्टेयर पेमेंट करना पड़ेगा। तो किसी किसान की जमीन अगर 100 हेक्टेयर की है तो उसको सिर्फ 100 रुपए का पेमेंट साल भर करना है। और वो भी गवर्नमेंट कहेगी तुम्हारे पास नहीं है तो तुम गरीब किसान हो अगर, तो हम तुम्हारे बिहाफ पे पे कर देंगे। अब गवर्नमेंट कहां से पे करेगी सर? जो टैक्स का पैसा आता है उसमें से। और अगर फसल खराब होती है तो किसान को सुसाइड करने की जरूरत नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी करोड़ों लाखों जितने का लॉस होगा वो कॉम्पनसेट करेगी। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, ये लोग भी रिपोर्ट्स निकालते हैं अलग अलग इश्यूज पे चिल्ड्रन। देन नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, मैंने बताया ना आपको एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी भी रिपोर्ट निकालती है। मैं आपको जरा गूगल पे इसका कॉम्पोजिशन दिखाना चाहूंगा। जस्ट होल्ड ऑन, लेट मी लॉग ऑन टू द एनसीईआरटी वेबसाइट चिल्ड्रन। रुक जाइए जरा, एनसीईआरटी आपको बच्चों स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। एनसीईआरटी नजर आया चिल्ड्रन? चिल्ड्रन इज इट विजिबल? नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च मिल गया सबको? बच्चों मिल गया? अब यहाँ पे आपको होम, अबाउट अस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, रीजनल इंस्टीट्यूट, ऑल दैट प्रोग्राम्स नजर आ रहा है चिल्ड्रन? गैलरी नजर आ रहा है? इसके बगल में क्या नजर आ रहा है चिल्ड्रन? पब्लिकेशन में क्या क्या है? ये जितना भी छपैया का काम करते हैं, लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन, ई बुक्स, फ्लिप बुक, पीडीएफ, आपकी पूरी एनसीईआरटी की बुक्स आपको फ्री में यहाँ पे मिल जाएंगी। किसी स्टेट के लिए भी अगर ये किताबें छापते हैं, जैसे दिल्ली स्टेट के लिए छापते हैं लोग किताबें, वोकेशनल एजुकेशन, ये क्या होता है सर? देखिए, वोकेशनल करिकुलम, वोकेशनल टेक्स्ट बुक, वोकेशनल बुक्स यहाँ पे मिलेंगी आपको। फ्लोरिस्ट, फ्लोरिस्ट पता है कौन होता है बच्चों? अरे जो फूल का गुलदस्ते काम करता है। ग्रीन हाउस ऑपरेटर, माइक्रोनिक टेक्नोलॉजी, मशरूम ग्रोअर, कैसे मशरूम की खेती बाड़ी होती है उसके कोर्सेज है यहाँ पे 11th-12th के। डेयरी फार्मर, बी कीपर, नर्सरी वर्कर, फ्लोरिकल्चरिस्ट, गार्डनर, पैक हाउस वर्कर, सोलेंसस कॉर्प, असिस्टेंट गार्डनर, मेडिकल प्लांट ग्रोअर, सप्लाई चेन फील्ड असिस्टेंट। सर ये सब्जेक्ट्स कहाँ होते हैं? ये सब्जेक्ट सीबीएसई बोर्ड में तो होते ही होते हैं, साथ में कुछ स्टेट्स बोर्ड में भी हैं। तो उनकी किताबों को छापने का जिम्मा किसका है? एनसीईआरटी का है। उसके बाद मॉडल क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ मिलेंगे, क्लास 10th 12th हिंदी के। सर बिजनेस स्टडीज का ही पेपर है यहाँ पे 12th का। ये जो पर्टिकुलर बोर्ड्स के लिए छापते हैं उनका है, नॉट फॉर एक्सक्लूसिवली ओनली सीबीएसई चिल्ड्रन। देयर आफ्टर आपको नजर आएगा स्कूल किट्स आर देयर, एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स, लेबोरेटरी मैनुअल्स, 50 ईयर्स ऑफ एनसीईआरटी नजर आ रहा है? तो 50 ईयर्स ऑफ एनसीईआरटी या जर्नल्स एंड पीरियड डॉक्टर नजर आ रहे हैं सबको? yes. अब जर्नल एंड पीरियड डॉक्टर में क्लिक करते हैं, देखिएगा ध्यान से। 2021 अक्टूबर 2021 भारतीय आधुनिक शिक्षा, तो इसके बारे में जर्नल छापते हैं। इंडियन एजुकेशनल रिव्यू, इंडियन जर्नल ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, जर्नल ऑफ इंडियन एजुकेशन एंड ऑल दैट। स्कूल साइंस के ऊपर इन्होंने अलग अलग ये छापे हुए हैं ढेर सारे सर्कुलर्स। एक आपको डाउनलोड करके दिखाता हूं, ये देखिए बच्चों आ गया, अ क्वार्टरली जर्नल ऑफ स्कूल साइंस मिला बच्चों? तो ये छपा हुआ है या नहीं है छपा हुआ? छपा हुआ है ना? तो ये पब्लिश्ड हुआ कि अनपब्लिश्ड हुआ? पब्लिश्ड। आपने पढ़ा है कभी इसको ऐसा जब आप 9th-10th में साइंस पढ़ते थे? नहीं पढ़ा? चलिए कोई बात नहीं। तो ये है क्या सर? अब यहाँ पे आपको अलग अलग टॉपिक के बारे में पढ़ने को मिलता है। जैसे मैं यहाँ पे इसको आपको और एक्सप्लेन करना चाहूंगा, जस्ट होल्ड ऑन। चलिए, दीज आर द टॉपिक्स चिल्ड्रन, नजर आया? ये देखिए, दीज आर द टॉपिक्स मिला। A review of preschool period via play-based learning, a stepping stone to learning science। कैसे छोटे बच्चे साइंस सीखें, प्रमिला तनवार जी ने लिखा है। अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन बायोलॉजी इन रिलेशन टू डेमोग्राफिक वेरिएबल, मतलब अलग अलग जगह पे बच्चों ने बायो को कैसे समझा। लॉ अगेंस्ट ड्रग्स, जो बच्चे ये सो कॉल्ड दवाइयां लेते हैं, इंजेक्शन लेते हैं और जिससे अपना जीवन बर्बाद करते हैं, इंटॉक्सिकेंट्स एंड ऑल, उनके अगेंस्ट कानून क्या है। ग्रेविटी कैसे नापनी है। मोशन ऑफ अ बॉल फ्रॉम क्रीज टू बाउंड्री इन अ गेम ऑफ क्रिकेट, तो जब बच्चों बॉल
हिट की जाती है, जितनी तेज बॉलर बॉलिंग करेगा उतना 4 और 6 रखने के चांसेस ज्यादा है बच्चों, या जितनी स्लो? फास्ट फास्ट बॉल में हल्का सा भी टच कर देंगे ना तो हो सकता है आपको 4 और 6 मिल जाए, या स्वीप शॉट लगा दें आप। बट अगर बॉल स्लो है तो एफर्ट किसको ज्यादा लगाना पड़ेगा? बैट्समैन को। प्रोजेक्टाइल मोशन का कॉन्सेप्ट है फिजिक्स का, तो यहाँ पे मिल जाएगा। तो सर ये तो किताबों में भी होती हैं चीजें, होती हैं, बट किताबों में कुछ चीजें बहुत आसान नहीं होती हैं, इसलिए एनसीईआरटी वगैरह जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को इसीलिए बनाया गया है। तो इस तरह के पब्लिकेशन चिल्ड्रन आर कॉल्ड एज सो कॉल्ड पब्लिश्ड सोर्सेस। अब भारतीय आधुनिक शिक्षा के ऊपर अक्टूबर 2021 में लास्ट ईयर छपा था। जस्ट लेट इट गेट डाउनलोडेड। ये देखिए बच्चों, नजर आ रहा है? ये देखिए, ऐसे लोग बैठ के डिस्कशन एंड ऑल करते हैं। देन किस बारे में ये मैगजीन है एंड ऑल दैट? ई लर्निंग, नजर आ रहा है बच्चों? औपचारिक शिक्षा एक विकल्प। कोविड-19 महामारी के दौरान भारत सहित वैश्विक स्तर पर विद्यालय शिक्षा में हुए प्रयासों एवं बदलावों का विश्लेषण। मिल गया सबको? सर ये तो बढ़िया बढ़िया चीजें। ई लर्निंग में इन्होंने क्या लिखा है देखें जरा। आ जाओ भैया, ये देखिए, ये बड़ा भयंकर हिंदी में लिखा हुआ है, इंटरनेट एंड ऑल दैट। फोटो वोटो भी लगाई जिससे समझ ले। चलिए खैर, तो ये अलग अलग टॉपिक्स पे जनरली लिखते रहते हैं। सो चिल्ड्रन, अंडरस्टूड एवरीबॉडी? बच्चों कहानी मेरी जुबानी सबको समझ में आ गई? अंडरस्टूड व्हाट Yes, आर sir. पब्लिश रिसोर्सेज? श्रीवास्तव जी, राय साहब, अनुष्का जी, आदित्य जी, समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. So they publish the findings of their research, which is a constant source of secondary data on the subject concerned. अब ये तो एनसीईआरटी की बात मैंने की है, नेशनल लेवल पे था। WHO भी बीच बीच में बच्चों एडवाइजरी इशू करता था कोविड में, तो दैट वाज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो उनके पब्लिकेशंस को क्या बोलेंगे आप? इंटरनेशनल पब्लिकेशन। यूनाइटेड नेशंस, IMF। अभी बच्चों इंडिया में G20 हुआ, इजंट इट? तो एक साल की प्रेसिडेंसी जिसको बोलते हैं इंडिया को मिली। जितनी भी इस साल कॉन्फ्रेंसेस, मीटिंग वगैरह वगैरह G20 का होगा, सब कहां पे होगा? इंडिया में। और उसके बारे में भी डेटा छापा जाएगा, लोगों को बताया जाएगा। अब ये G20 कहां से उत्पन्न हुआ लोगों को पता होगा? 1970s में बच्चों, जब पूरी दुनिया में भयंकर फाइनेंशियल क्राइसिस आई, ये पूरा अपना इधर का रशिया, थाईलैंड, म्यांमार वगैरह वगैरह वगैरह, इनकी एकदम हालत टाइट हो चुकी थी। तो इन्होंने सोचा कि भाई ऐसी कंट्रीज को इंक्लूड करो जो थोड़ी फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, संपन्न हो, थोड़ी बड़ी इकोनॉमीज हो, प्रोग्रेसिव इकोनॉमीज हो। तो G6 था ओरिजिनली, तो 70s में चल रहे हैं, फिर शायद 74-75 तक ये G7 हुआ, फिर बढ़ते बढ़ते अब G20 हुआ, और इस साल जब इंडिया में हुआ ये, तो एक मेंबर और बढ़ गया, तो इट बिकेम G21। तो अगला डेटा जो आपको नजर आएगा G20 का, वो G21 से नजर आएगा। 1 member was added in India itself. ओके, क्या ग्रुप? जी मतलब ग्रुप, आप क्या सोचे गधे 20? जी मींस ग्रुप ऑफ 20। तो ये 1970 की पैदावार है बच्चों। तो जब इंटरनेशनल क्राइसिस देखी, हालत खराब, तो सोचा प्रगतिशील देशों को, प्रोग्रेसिव कंट्रीज लाइक इंडिया को इसमें शामिल कर लिया जाए। ओके, तो अब G20 की भी जो रिपोर्ट छपेगी उसमें इंडिया के बारे में सब कुछ लिखा होगा कि भाई कैसे इंडिया ने इसको ऑर्गेनाइज किया एंड ऑल दैट, क्या उसमें मीटिंग में डिस्कशन हुआ। अब ये एक रेलवे कॉरिडोर की बात की जा रही है, जो सो कॉल्ड हमारे इंडिया से लिंक करेगा सीधे इटली, पेरिस तक, समझ लिए दुबई तक। तो आप गल्फ कंट्री तक आप ट्रेन से ट्रैवल कर सकते हैं। सर कितने दिन लगेंगे? अब हो सकता है 5-6 दिन 8 दिन लग जाए, बट यू कैन ट्रैवल बाय ट्रेन। कार से तो लोग अभी भी जाते हैं लंदन तक, बीच में इंग्लिश चैनल जब पड़ता है तो शिप पे आपकी गाड़ी लोड कर दी जाती है। एल्स देयर आर टूरिस्ट कंपनीज इन इंडिया जो आपको चिल्ड्रन ग्रेट ब्रिटेन तक कार से ले जाती हैं। पाकिस्तान से नहीं ले जाते, वहां से अलाउड नहीं है, हमारे उनके कॉर्डियल रिलेशंस ठीक नहीं है। तो वो पहले यहाँ से नेपाल जाते हैं, नेपाल से फिर थाईलैंड, फिर ऊपर वो चाइना और थोड़ा सा रशिया का बॉर्डर क्रॉस करते हुए एंड ऑल दैट आपको ले जाएंगे। खैर, प्राइवेट पब्लिकेशंस, स्टॉक एक्सचेंज भी रिपोर्ट छापता है। सर ये कैसी रिपोर्ट छापते हैं, ये भी अगर आप देखना चाहें तो आई कैन गिव यू अ ग्लांस लुक ऑफ दिस ऑल्सो, क्योंकि जब तक देखेंगे नहीं चीजों को तब तक समझ में आएगा नहीं। मेरा मानना यह है, ऑब्जर्विंग इज लर्निंग चिल्ड्रन। सिर्फ मैंने बोल दिया स्टॉक एक्सचेंज की रिपोर्ट, तोते की तरह आपने रट लिया, बस काम खत्म। तो आ जाते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे चिल्ड्रन। बच्चों वेबसाइट नजर आ रही है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की? यहाँ पे आपको रिसर्च नजर आ रहा है लिखा हुआ बच्चों? बच्चों रिसर्च नजर आ रहा है लिखा हुआ? रिसर्च में पब्लिकेशन में NSE मार्केट इंपल्स नजर आ रहा है, NSE मार्केट इनसाइट, फैक्ट बुक नजर आ रही है। मैं फैक्ट बुक को क्लिक करता हूं, थोड़ा आपके मतलब की है।
ये फैक्ट बुक आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर इन्होंने यहाँ पे अगस्त 23 में बनाई थी बच्चों। ये है क्या, पूरे इंडिया के फाइनेंशियल डेटा की जो हलचल है वो आपको यहाँ पे नजर आएगी। ये देखिए बच्चों, नजर आ रहा है बच्चों, चिल्ड्रन विजिबल है। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट, द आरबीआई एक्सपेक्टेडली केप्ट द रेपो रेट। रेपो रेट मैंने लास्ट क्लास में बताया था, जब आप आरबीआई से बोरो करते हैं, आप हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मैं हूं आरबीआई, जब आप मेरे से बोरो करेंगे तो मैं आपसे ब्याज लूंगा, इंटरेस्ट लूंगा, दैट इज रेपो रेट। और जब आईसीआईसीआई वाले, एचडीएफसी वाले, एचएसबीसी वाले, कोई भी बैंक अपना पैसा आरबीआई को जमा कराएगा तो आरबीआई उसे इंटरेस्ट देगा। उसे क्या बोलते हैं चिल्ड्रन? रिवर्स रेपो। व्हाट? रिवर्स रेपो। तो यहां पे लिखा हुआ है कि आरबीआई ने अपने रेट्स में कोई चेंज नहीं किया। नजर आ रहा है बच्चों? इन्फ्लेशन फोरकास्ट क्या था देयर आफ्टर, ये सब वही रेट थे जो मैंने आपको वेबसाइट पे दिखाए थे। थोड़ा और आगे आते हैं, ये सब थोड़ा हाई फाई डेटा आपके लिए। इंडिया वर्सेस यूएस पॉलिसी रेट्स। इंडिया में सो कॉल्ड परसेंटेज रेट क्या था और यूएस में क्या था, ध्यान दीजिए। फेड फंड रेट्स, फेड का मतलब होता है फेडरल रिजर्व सिस्टम। जैसे इंडिया में आरबीआई पैसे का कंट्रोल करता है, यूएसए में पैसे का कंट्रोल आरबीआई का जैसा ही ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है फेडरल रिजर्व सिस्टम। व्हाट? फेडरल रिजर्व सिस्टम। तो इंडिया में आरबीआई का रेट है 6.5%, और यूएस में कितना नजर आ रहा है चलन? 5.5। तो जब इंडिया में रेट ज्यादा मिल रहा है आपको, तो आप इंडिया में पैसा लगाओगे बच्चों की यूएस में लगाओगे? इंडिया में। तो ये कंपेयर कर रहे हैं, गॉट इट? खैर ये सब अभी आपके लिए थोड़ा हाई फाई होगा, तो आप इसमें परेशान ना हो। कंज्यूमर इन्फ्लेशन, मार्केट में महंगाई कितनी है उसके अकॉर्डिंगली आरबीआई कैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करता है। तो खैर आपको बस इतना समझना है किस तरह से ये ऑर्गेनाइजेशंस भी डेटा कलेक्ट करते हैं और पब्लिक को जानकारी देने के लिए बच्चों फर्दर आपके सामने इसको ले आते हैं। तो मैं रिसर्च में वापस जाऊंगा और एनएससी मार्केट पल्स में जाऊंगा। ये देखिए बच्चों, सितंबर इंडिया एट G20 निफ्टी 20 मिला आपको? अ मंथली रिव्यू ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड मार्केट्स, हर महीने देश की हलचल का इलाज। जैसे इंडिया टुडे मैगजीन वगैरह आती है, सर ये मैगजीन कहाँ मिलेगी, ये बहुत ज्यादा रीडर्स तो होते नहीं है, तो इसलिए मार्केट में नहीं आती है ये। तो ये पब्लिश्ड नहीं है, आई रिपीट चिल्ड्रन, ये पब्लिश्ड नहीं है, बट है ये सेकेंडरी डेटा, ये अनपब्लिश्ड सोर्स में जाएगा। कहाँ जाएगा? बट अगर हम बोलेंगे पब्लिश करा के इसका प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे मेरे पास ये मेल पे हर महीने आती है क्योंकि मैंने एनएससी के न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब किया है, आप भी करेंगे तो आपको भी आएगा, तो फिर ये पब्लिश्ड बन गया, देन इट बिकम्स पब्लिश्ड। तो ये 5वां वॉल्यूम 8वां इशू है चिल्ड्रन, मार्केट पल्स का। आपको सबसे पहले यहाँ पे एनएससी का टर्नओवर एंड ऑल दैट, इंडेक्स ही इनका इतना बड़ा है, 20 पेज का तो इंडेक्स ही है। चलो भैया इंडेक्स खत्म होगा कि नहीं? हाँ यहाँ से आ गया, मतलब का डेटा आपको दिखाता हूं थोड़ा सा। ये देखिए, रिलायंस ऑन बोरोइंग्स कमिंग ऑफ बट सिग्निफिकेंट इंटरस्टेट डाइवर्सिटी, द सर्ज इन स्टेट्स लाइबिलिटीज बिटवीन 2015-21 was primarily led by sharp rise in market borrowings. In fact, state share in general government market borrowing increased from 9 to 47%. ये बता रहे हैं, ये रिलायंस वाला रिलायंस मत समझ लीजिएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज, यहाँ रिलायंस शब्द का मतलब है डिपेंडेंसी। आई रिपीट, रिलायंस शब्द का मतलब डिपेंडेंसी। तो ये पैराग्राफ ये बता रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पैसे पे ज्यादा से ज्यादा डिपेंडेंट हो गई थी 2015 से 2021 के बीच में। और कौन से स्टेट्स सबसे ज्यादा डिपेंडेंट हुए थे? दे आर एनलिस्टेड हेयर चिल्ड्रन, दे वर केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, तमिलनाडु। नजर आ रहा है? तो दीज आर कॉल्ड एज पब्लिश्ड सोर्सेज, अगर ये पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, और अगर पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है तो आप इन्हें अनपब्लिश्ड बोलेंगे। बट ये कौन छाप रहा है बच्चों? स्टॉक एक्सचेंज। NCAER एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के ऊपर डेटा छापते हैं। समझ में आ गई बच्चों? ऐसे ही ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, अलग अलग कंपनीज भी डेटा पब्लिश करती हैं इकोनॉमिक प्रोफाइल के ऊपर।
So these are called as publication of trade associations. और न्यूज़पेपर और मैगजीन जो आपको मिलते हैं चिल्ड्रन, जैसे इकोनॉमिक टाइम्स, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, आउटलुक मनी एक मैगजीन आती है, बिजनेस टुडे इज अ मैगजीन, दे ऑल आर कॉल्ड एज पब्लिश्ड सोर्सेस। सबको बात समझ में आ गई बच्चों? अनपब्लिश्ड में क्या आएगा? वो सारे सोर्सेस जो अवेलेबल तो हैं बट इनको पब्लिश नहीं किया गया, दे आर कॉल्ड एज व्हाट? अनपब्लिश्ड। तो ये जो मैंने रिपोर्ट आपको एनएससी की दिखाई थी बच्चों, अगर इसको छापा ना जाए, देखें इस पे पब्लिकेशन नंबर है कि नहीं है, यहाँ पे तो नजर नहीं आ रहा, माइट बी पॉसिबल एट द बैक होगा। यहाँ पे लिखा है द रिपोर्ट इज इंटेंडेड सोनली फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस। नहीं बच्चों, इसको हम पब्लिश्ड में क्लासिफाई नहीं कर पाएंगे बच्चों, क्योंकि इसका कोई पब्लिकेशन नंबर है नहीं, इसको ऑफिशियली छापा नहीं गया है, ये सिर्फ प्राइवेट सर्कुलेशन के लिए अवेलेबल है। तो अगर इसको छाप दिया जाता, प्रिंट मीडिया में अवेलेबल होता, वी कुड हैव कॉल्ड इट एज पब्लिश। बट अगर आज इंटरनेट का जमाना है तो भाई हर चीज पब्लिश नहीं होती, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कॉपीज आर प्रेफर्ड इक्वली गुड। तो उस एंगल से देखा जाए तो ये भी एक तरह का इक्वल टू पब्लिश्ड सोर्स ही है चिल्ड्रन। ओके, सो अनपब्लिश्ड के कुछ लिमिटेशंस होते हैं चिल्ड्रन। व्हाट आर द लिमिटेशंस? कोई प्रॉपर प्रोसीजर नहीं होता कि डेटा कैसे कलेक्ट किया। द डेटा में बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द इन्वेस्टिगेटर, और कभी कभी डेटा एक्यूरेट भी नहीं होता है, और पूरा पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी कवर नहीं हो पाता। समझ में आ गया? तो आप 2 लाइन का बच्चों अनपब्लिश्ड सोर्स का ये मीनिंग लिख लें, फॉलोड बाय लिमिटेशंस क्विकली। चलिए, प्रिकॉशंस इन द यूज ऑफ सेकेंडरी डेटा, क्या सावधानियां आपको बरतनी पड़ेगी? सबसे पहली चीज बच्चों, जो डेटा आपको मिला है सेकेंडरी डेटा, आपको चेक करना पड़ेगा कि वो रिलायबल है या नहीं। अगर वो गलत सोर्स से कलेक्ट किया गया है, जहां पे इन्वेस्टिगेटर की एक्सपीरियंस और इंटीग्रिटी पे आपको शक है, तो इस डेटा को आपको यूज नहीं करना चाहिए। आपके पर्पस के लिए कितना सुटेबल है? फॉर एग्जाम्पल, आपको एवरेज एज पता लगानी है, बट जो डेटा है उसमें एवरेज हाइट दी हुई है। क्या बच्चों एवरेज एज निकाली जा सकती है एवरेज हाइट से? ये कोई पैरामीटर नहीं है। हमारे यहाँ 15-16 साल के बच्चों की एवरेज हाइट कुछ और होगी, अफ्रीका में कुछ और होगी, यूएस में, चाइना में कुछ और होगी। तो वी कैन नॉट यूज दिस डेटा। तो ये बहुत क्लियरली आइडेंटिफाइड होना चाहिए कि हम किस पर्पस के लिए इस डेटा को इस्तेमाल कर रहे हैं। देन आपको ये पता होना चाहिए कि जो डेटा कलेक्ट किया गया है, टेकिंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन और टेकिंग अ कंसिडरेबल पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन, सैम्पलिंग मेथड से लिया गया है या सेंसस से। तो अगर होमोजीनियस कैरेक्टर है तो सैम्पलिंग भी चलेगा, बट अगर बहुत वेरिएशन है एलिमेंट्स में तो सैम्पलिंग नहीं चलेगा। तो ये सेकेंडरी डेटा अगर सेंसस से लिया गया है तो काम का है, सैम्पलिंग से लिया गया तो काम का नहीं है, क्योंकि होमोजेनिटी नहीं था, ये हेट्रोजेनिटी था। सो कॉपी दीज 3 पॉइंट्स चिल्ड्रन, फिर आगे चलते हैं। एडिक्वेसी एंड एक्यूरेसी, सफिशिएंट डेटा आपको मिल जाए, ये प्रिकॉशन लेना है, एंड करेक्ट डेटा मिल जाए, ये दूसरा कंसर्न है। तो जब भी आप कलेक्ट करें या यूज करें सेकेंडरी डेटा चिल्ड्रन, यू शुड सी टू इट कि वो सफिशिएंट एनफ हो आपके लिए और करेक्ट हो। अगर वो एक्यूरेट नहीं होगा और आपने उसके बेसिस पे कोई स्टडी कंडक्ट की, तो आपकी स्टडी भी पूरी बेकार हो जाएगी बच्चों। समझ में आ गया? एडिक्वेसी एंड एक्यूरेसी चिल्ड्रन। वकील तो सस्ता मिल गया, बट आता जाता उसको कुछ नहीं था, क्या किसी काम का है? बिल्कुल नहीं। वकील को आता तो बहुत ज्यादा था, बट आपका केस लड़ने के लिए वो रेडी नहीं है। क्या आपके काम का वकील है? चलिए, तो बच्चों लास्ट 2 एडिशनल टॉपिक्स टू स्टडी हैं। वन इज कॉल्ड एज सेंसस ऑफ इंडिया, अदर इज कॉल्ड एज NSSO बेसिकली। और ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं चिल्ड्रन, ये आपको ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों में काम आएंगे। यूनिवर्सिटीज में तो आपको 5 to 10 मार्क्स का आंसर भी इसके ऊपर पूछा जाता है। ओके, सेंसस ऑफ इंडिया क्या होता है? सबसे पहले तो आपको सेंसस मेथड का मतलब पता होना चाहिए चिल्ड्रन। ऐसा मेथड जिसमें एक एक एलिमेंट को कंसिडर किया जाता है, हम सैंपल वगैरह कंटेंट नहीं लेते, दैट मेथड इज नोन एज सेंसस मेथड। और उसी मेथड को इस्तेमाल किया जाता है
पॉपुलेशन रिकॉर्ड्स कलेक्ट करने के लिए और उसका डेटा मेंटेन करने के लिए। दैट्स वाई पॉपुलेशन के कलेक्शन के मेथड को हम पॉपुलेशन सेंसस बोलते हैं, जनगणना बेसिकली। ओके, तो सेंसस ऑफ इंडिया कंप्लीट डेमोग्राफिक रिकॉर्ड, डेमोग्राफिक का मतलब तो आप जानते होंगे, नाम, पता, एड्रेस, जेंडर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मैरिटल स्टेटस, एज, एवरीथिंग। और कब कब किया जाता है ये? हर 10 साल में। और पहली बार कब स्टार्ट हुआ था? 1881, ब्रिटिश एरा में चल रहा है, ब्रिटिश एरा में। और इंडिया में जब इंडिपेंडेंस हुआ तो 1941 में हुआ, और उसके बाद फिर 1951 में। तो इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला सेंसस जो हुआ दैट वाज इन 51, क्योंकि हर 10 साल में होता था। 1881, फिर 1891, फिर 1900, फिर 1901, मतलब फिर 1911, 21, 31, 41, फिर 51। तो इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला सेंसस 1951 में हुआ था। मतलब हमारा 52 में आया था, एनैक्ट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन, उसके भी पहले। और लास्ट सेंसस जो इंडिया में हुआ था दैट वाज इन द ईयर 2011। नेक्स्ट वाज शेड्यूल्ड इन द ईयर 2021, बट कोविड अंकल चले आए। तो अब ये जो सेंसस है ये 2023 में किया जा रहा है। तो इंडियन सेंसस फैसिनेटिंग सोर्स है डेटा कलेक्ट करने के लिए। स्कॉलर्स, रिसर्चर्स इसको यूज करते हैं जो इसकी स्टडी करना चाहें। व्हाट इट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? कौन कलेक्ट करता है? रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। और ये किसके अंडर में काम करते हैं चिल्ड्रन? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और ये सीनियर आईएएस ऑफिसर्स होते हैं चिल्ड्रन। समझ में आ गई बात? तो ये साइज ऑफ द कंट्रीज, पॉपुलेशन डेंसिटी, सेक्स रेशियो, लिटरेसी, माइग्रेशन। माइग्रेशन मतलब कितने लोग इंडिया में रह रहे हैं बट वो पैदा इंडिया में नहीं हुए, बाहर से आए। और कितने लोग इंडिया छोड़ के चले गए, जा रहे हैं क्या? वो रुके पूछे नहीं जा रहे हो, यहीं रुकोगे? चले गए मतलब। रूरल अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन, हाउ मेनी पीपल डू लिव इन विलेजेस एंड हाउ मेनी ऑफ देम डू लिव इन सिटी। सर इसकी क्या जरूरत है? उसी के हिसाब से तो गवर्नमेंट प्लान करेगी, वाटर, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब चीजें बच्चों। तो सेंसस इन इंडिया इज नॉट अ स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन चिल्ड्रन, बट डेटा को बहुत कायदे से एनालाइज किया जाता है। तो समझ में आई बातें? व्हाट इज सेंसस? पक्का? तो ये कंटेंट आप रिकॉर्डिंग देख के अपडेट जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ लिखा है मोस्ट रीसेंट सेंसस, मैंने बताया ना आपको 2011 में हुआ था, 15वां था, एंड इट इज अनब्रोकन सीरीज, द 7th आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1947। सिर्फ ब्रोक कब हुआ? 2021 में। समझ में आ गया? तो आपकी अगली जनरेशन पढ़ेगी कि 15 बार तो लगातार हुआ, 15 बार लगातार हुआ। उसके बाद पहली बार कब टूटा? ये 2021 में, कोविड के टाइम पे। तो पीपल अंडरस्टूड व्हाट इज सेंसस ऑफ इंडिया चिल्ड्रन? तो मेथड यूज्ड फॉर कलेक्टिंग द डेटा ऑन पॉपुलेशन ऑफ पीपल लिविंग इन इंडिया इज सेंसस मेथड। दैट्स व्हाई हम इसे सेंसस ऑफ इंडिया या पॉपुलेशन सेंसस के नाम से भी जानते हैं। ओके बच्चों? आदित्य जी, अनुष्का जी समझ गए? राय साहब समझ गए? श्रीवास्तव जी, पीपल ऑन द हॉट सीट? Yes, sir. Yes, sir. Yes. अब ये एनएसएसओ क्या है चिल्ड्रन? इसका ये पुराना नाम है बच्चों, नया नाम है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ये नया नाम है, ग्रेजुएशन की बुक्स में आ चुका है, इसमें पता नहीं क्यों नहीं चेंज किया। अब देखिए, हम थोड़ी देर पहले आपको बता रहे थे ना, अलग अलग कमेटीज बनती हैं, स्टडी करती हैं चीजों के ऊपर, फिर गवर्नमेंट को अपनी रिपोर्ट देती हैं। तो प्रोफेसर पीसी महालनोबिस के अंडर में एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम रखा गया नेशनल इनकम कमेटी। तो ये कंट्री का पूरा हालचाल कलेक्ट करने के लिए फॉर्म हुई थी। इसका बेसिक एम था नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करेंगे, और जहां जहां पे नेशनल इनकम का डेटा हमको चाहिए हम इनसे बोलेंगे जाओ कलेक्ट करके लाओ। तो आपको मैं पहले भी 4-5 बार बता चुका हूं, एनएसएसओ का काम है बच्चों डेटा कलेक्ट करना, और उसके बाद ये डेटा किसको सौंप देते हैं? सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। और इनका काम होता है उस डेटा को स्टडी करके एवरेज निकालना, ट्रेंड कैलकुलेट करना, वगैरह वगैरह। गॉट इट? एनएसएसओ कब बना चलन? मार्च 1970 में। घर में किसी अंकल आंटी का, पापा मम्मी का बर्थडे वर्डे लिंक कर लीजिएगा, इससे तो आपको याद रहेगा। तो एनएसएसओ बना चिल्ड्रन 1950 में, बट यहां लिखा है कि 1970 में बना। अब इसका क्या मतलब हुआ? 1970 में स्टार्ट हुआ, फिर ऊपर बोल रहे हैं कि 1950 में स्टार्ट हुआ। ध्यान से सुनिएगा, पहले ये एनएसएस के नाम से जाना जाता था, नेशनल सैंपल सर्वे।
ये बना 1950 में। 20 साल बाद इसका नाम बदल के NSSO रख दिया गया 1970 में। ओके, ये मतलब है, समझ गए। सो ये कंडक्ट करते हैं नेशन वाइड सर्वे ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस चिल्ड्रन, और यहीं से डेटा कलेक्ट करके लाते हैं। ये भी बता देंगे आपको कि कंट्री में लिटरेसी लेवल क्या है, कितने बच्चे स्कूल में एनरोल्ड है, एजुकेशनल सर्विसेज का क्या यूटिलाइजेशन हो रहा है, हाउ मेनी पीपल आर एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड, कितने मैन्युफैक्चरिंग कितने सर्विस सेक्टर में है, हाउ मेनी आर मूविंग टूवर्ड्स ओल्ड एज, मैटरनिटी, चाइल्ड केयर बेनिफिट किसको मिल पा रहा है, और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये जो सस्ते राशन की दुकान होती है ना चलन, राशन की दुकान से कितने लोग राशन का सामान खरीदते हैं, ये सारा डेटा आपको कौन देगा, NSSO देगा। तो राशन की जब बात आती है तो बात फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की चली आती है। अब NSSO ने बताया कि अगले साल 10% डिमांड बढ़ जाएगी, कितनी, तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी हर गल्ले की दुकान पे कितना एक्स्ट्रा सामान भेजेगा, 10% एक्स्ट्रा भेज देगा। ओके, ये इंडस्ट्रीज का भी एनुअल सर्वे करते हैं, क्रॉप एस्टिमेशन भी करते हैं, बाकी रूरल और अर्बन एरिया में सामान किस प्राइस पे बिक रहा है ये उसको भी कलेक्ट करते हैं, ताकि इन्फ्लेशन डिफ्लेशन पता लगा पाए। सामान लगातार महंगा हो रहा है तो इन्फ्लेशन, लगातार सस्ता हो रहा है तो डिफ्लेशन। व्हाट इट चिल्ड्रन, समझ में आ गया। तो NSSO के 4 डिविजन चिल्ड्रन। पहला है सर्वे डिजाइन एंड रिसर्च डिवीजन। सर ये क्या काम करता है, ये लोग बच्चों क्वेश्चनायर वगैरह बनाते हैं, क्या बनाते हैं, क्वेश्चनायर। फील्ड ऑपरेशंस डिवीजन बताने की जरूरत है, लोगों को क्वेश्चनायर दे दिए जाते हैं और ये जाके भरवा के ले आते हैं। उसके बाद ये कंप्यूटर डिपार्टमेंट में जाके क्वेश्चनायर जमा कर देते हैं, वो लोग एक्सेल पे या अपने सॉफ्टवेयर पे इसकी एंट्री करते हैं और उसके बाद कुछ आउटपुट निकालते हैं, और फिर ये आउटपुट पब्लिकेशन डिपार्टमेंट को दिया जाता है। एंड व्हाट दैट पब्लिकेशन डिपार्टमेंट हैज द ड्यूटी टू डू, उसको प्रॉपरली प्रिंट करके पब्लिक तक पहुंचाना पड़ेगा। ये 4 कॉपी कर लीजिए बच्चों। सर जैसे उसमें जब वो फार्मर्स को राशन का बढ़ाते हैं 10% एक्स्ट्रा देते हैं, तो सर फार्मर्स भी तो 10% एक्स्ट्रा ग्रो भी करते हैं। वो कैसे ग्रो करेंगे, जितना लैंड एरिया है, जो लैंड की फर्टिलिटी है, जितनी जमीन है उतना ही तो ग्रो करेंगे। फार्मर बेचारा ज्यादा कैसे ग्रो कर लेगा। हाँ, फार्मर ये कर सकता है, फर्टिलाइजर वगैरह यूज कर सकता है, अच्छी खाद यूरिया यूज कर सकता है, जिससे उसकी आउटपुट फार्म हाउस की बढ़ जाए, कर सकता है काम। चारों डिविजन समझ में आ गए बच्चों, चिल्ड्रन, ऑल 4 डिविजन अंडरस्टूड। और NSSO काम क्या करता है बता दिया मैंने। मल्टी स्टेज इकोनॉमिक सर्वे करेगा, फील्ड वर्कर्स को दौड़ाएगा एनुअल सर्वे करने के लिए। कॉपी कर लीजिए इसको, एक्टिविटीज को भी देना है, प्रोसीड फर्दर। चलिए, देयर आफ्टर सैंपल चेक, जो सैंपल आप कलेक्ट करके लाए हैं स्टडी के लिए, ये एडिक्वेट एंड एक्यूरेट है या नहीं। ये सैंपल किस मेथड से कलेक्ट किया गया ये इसको भी चेक करते हैं। उसके बाद ये एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। अर्बन फ्रेम्स यूजफुल इन ड्राइंग अर्बन सैंपल, इसका क्या मतलब है, शहर का डेटा शहर की रिसर्च के लिए, गांव का डेटा गांव की रिसर्च के लिए। ये लोग प्राइस कलेक्ट करते हैं गांव में और शहर में, और फिर कंपेयर करते हैं कि गांव का इन्फ्लेशन कितना है, शहर का इन्फ्लेशन कितना है, फिर एवरेजिंग करके बताते हैं पूरे इंडिया का इन्फ्लेशन कितना है। अब ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए कि सो कॉल्ड 100 रुपए की जो चीज गांव में कभी मिला करती थी रूरल एरिया में चिल्ड्रन, वो आज मिलती है 120 की, और अर्बन एरिया में बच्चों जो चीज 100 रुपए की थी वो मिल रही है 125 रुपए की। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। अब आप बोलेंगे सर गांव में महंगाई 20% है और शहर में महंगाई 25% है, तो एवरेज महंगाई कितनी हो गई, कितनी हो गई चलन, 22.5। कैसे सर एवरेज निकाला, अरे भाई 20 और 25 को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दिया। बट ये डेटा गलत है चिल्ड्रन, क्योंकि हमारे देश में 75% पीपल लिव वेयर चिल्ड्रन, रूरल एरिया में, और 25% कहाँ रहते हैं। तो इन माय ओपिनियन कैलकुलेशन ऐसा होना चाहिए 75 into 20 एंड 25 into 25, ये आएगा 625 चिल्ड्रन, और ये कितना आ जाएगा 1500। हाउ मच विल इट कम, 2125। कितना आएगा 2100, और 100 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो चिल्ड्रन एवरेज क्या आएगा 21.25।
तो ये जो 21.25 आपने निकाला, यहाँ पे आपने परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन को भी कंसिडर किया, बट यहाँ पे जब आपने एवरेज निकाला, आपने सिर्फ इन्हीं दोनों नंबर्स को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया. डिड यू कंसिडर द पॉपुलेशन चिल्ड्रन? नो. तो इस तरह के गलत कैलकुलेशन आपसे ना हो जाए, इसी के लिए एनएसएसओ को बेसिकली बनाया गया है चिल्ड्रन. अंडरस्टूड दिस चिल्ड्रन? अंडरस्टूड? कोई डाउट तो नहीं? पक्का? चलिए. कंडक्ट्स एडहॉक सर्वे. एडहॉक मतलब टेम्परेरी सर्वे. और पायलट इंक्वायरी. पायलट इंक्वायरी मतलब पायलट से पूछेंगे प्लेन वाला चले आए, कैसा एक्सपीरियंस लगा? नो 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 नो. पायलट सर्वे याद है? प्री टेस्टिंग लोगों को याद है? तो इस तरह की हरकतें करते हैं ताकि हमें देश के बारे में सही रिलायबल डेटा लॉन्ग लाइफ तक यूज करने का मौका मिलता रहे. सो पीपल अंडरस्टूड चिल्ड्रन व्हाट आर द एक्टिविटीज ऑफ एनएसएसओ? तो ये बाकी की 4 एक्टिविटीज भी झटपट लिख लें चिल्ड्रन. फिर मैं आपको हायरार्की पढ़ाता हूँ, किस ऑर्डर में एनएसएसओ में लोग होते हैं. Yes, sir. So let's get down to the last topic children. एनएसएसओ का गवर्निंग काउंसिल क्या होता है? इट इज कंपोज्ड ऑफ चिल्ड्रन 5 academicians, पढ़े लिखे लोग, 5 data users from central and state government and senior officers of the ministry. तो सबसे ऊपर एनएसएसओ में होते हैं डायरेक्टर जनरल. डायरेक्टर जनरल के बाद होते हैं चिल्ड्रन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. 2 होंगे या एक ही मान के चलिए, और इनके नीचे बेसिकली चिल्ड्रन ये इस तरह के लोग काम करते हैं. समझ में आ गई बात की नहीं? तो यू कैन रफली से देयर आर 12 पीपल. 5 एकेडमिशियंस, 5 डेटा यूजर्स हो गए 10, और 2 ये लोग हो गए. कितने हो गए? 5 और 5 10 और 2 कितने हो गए? 12 लोग बेसिकली काम करते हैं. सर बस 12 लोगों पूरा ऑफिस चल रहा है? अरे नहीं, बाकी और नौकर चपरासी होते हैं. these are the key personnel, सबसे इंपॉर्टेंट लोग बेसिकली. ओके, तो पूरी कहानी कलेक्शन ऑफ डेटा की मेरे जुबानी समझ में आ गई सबको? चलिए, तो इसको कॉपी कर लीजिए. चलो, with this we finish off the chapter as well as today's lecture.